जय श्री राम दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास 12वीं के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर को। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट चैप्टर बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, जिसका नाम है बातचीत। ठीक है, यहाँ सबसे पहले उनके जीवनी के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ बताया जाता है कि सबसे पहले उनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 में। और ये जो आपको कलरफुल देख रहा है, जहाँ जहाँ आपको रंगीन पंक्तियाँ दिख रही है, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इसको अपने नोटबुक पर इसको नोट कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं जन्म, और एग्जाम में आपको पूछ देता है 1 नंबर का कि जन्म इनका कब हुआ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे बालकृष्ण भट्ट के जन्म और इनके जीवन के कुछ शैलियों के बारे में। तो सबसे पहले इनका जन्म बता रहा है कि 23 जून 1844 में हुआ था। कब? 23 जून 1844। हाँ, और इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। कब? बिल्कुल, जन्म 23 जून 1844 को और निधन 20 जुलाई 1914 को। इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। माना जाता है इनका निवास यानी इनका जन्म हुआ था, ये रहने वाले थे कहाँ के? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के। इनके माता पिता का नाम था पार्वती, इनकी माँ थी, और इनके बेनी प्रसाद भट्ट जी जो थे वो इनके पिता थे। पिता एक व्यापारी थे। पूछ देगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी कौन थे, तो व्यापारी थे, पेशे से वो व्यापारी थे, व्यापार किया करते थे। और इनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था? हाँ, और ये माता एवं सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। देखिए, सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि जो घर के स्टूडेंट के सबसे बेस्ट टीचर होते हैं वो उनकी माँ होती है। यदि लड़के को वो प्रेरित करे पढ़ने के लिए, तो वो बेहतर ढंग से अपने जीवन शैली को बेहतर बना सकता है। और यदि माँ ना चाहे तो कितना भी लड़का चाहे वो जल्दी नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चे का प्रथम श्रेणी जो होता है, प्रथम श्रृंखला जो बनने का स्टार्टिंग होता है, वो बचपन ही होता है ना। तो इनकी माँ जो थी वो सुसंस्कृत थी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी इंसान थी। और वो क्या करते थे कि इनको दिल में रुचि, मतलब मन में रुचि के नाम का जो भी हो जगाती थी। पढ़ाई के प्रति इनका इंटरेस्ट जो था मतलब बढ़ता गया, और ये धीरे धीरे पढ़ाई में अग्रणी हुए, आगे निकले। इसके बाद बताता है कि इनकी शिक्षा जो है वो प्रारंभिक शिक्षा में ये क्या किए थे, संस्कृत से ही प्रारंभिक शिक्षा इनका स्टार्ट हुआ। और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। इन्होंने कब, कहाँ से? 1867 से। पूछ देगा आपको कि बालकृष्ण भट्ट 1867 में किस मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। तो आपको याद होगा, मिशन स्कूल था 1867 में, और ये कहाँ का है? इलाहाबाद में ही है। इसके बाद बोल रहा है कि वृत्ति, यानी इनकी वृत्ति और आगे का जो कार्य है वो उन्होंने किया का 1869 में स्टार्ट किया, और 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए। अध्यापन का कार्य कहां से कहां तक किए थे? 1869 से लेकर 1875 तक, जो कि प्रयाग मिशन स्कूल में ही अध्यापन का कार्य किए। इसके बाद बताता है क्या कि 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। ठीक है, कब किए थे? 1885 में। स्कूल का नाम क्या था? CAV स्कूल। और इन्होंने 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद वे लेखन कार्य ही निर्भर हो गए। मतलब उग्र स्वभाव के थे, थोड़ा मन इनका अलग विचित्र सा था, और उग्र स्वभाव के कारण थोड़े विचित्र आदमी हो जाते हैं कुछ लोग। तो उग्र स्वभाव के कारण, किन स्वभाव के कारण इनका नौकरी त्यागना? उग्र स्वभाव था इनका, इसके वजह से वहां से आप इस्तीफा या नौकरी कर सकते हो, त्यागना पड़ा। और इसके बाद भी ये रुके नहीं, इसके बाद इन्होंने एक नया अपनी दुनिया शुरू की, जिसमें वो लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। और जो भी काम इनका था वो लेखनी ही थी। इसके बाद कहता है विशेष परिस्थिति इनके जीवन की क्या थी। इनकी जीवन की विशेष परिस्थिति थी कि इनके पिता के निधनोपरांत, यानी निधनोपरांत माने मरने के बाद, हाँ, अब इनके जब पिता मर गए, इसके बाद पैतृक व्यापार, यानी इनके पिता व्यापारी थे, व्यापार किया करते थे, तो पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना होने लगा। मतलब देखिए, जब भी आपके घर में, ये हर समाज में होता है कि जब किसी के पिता डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसके बाद उनका जो बड़ा बेटा होता है, जो जिम्मेदारी संभालने के योग्य होता है, उसको पूर्णतः पैतृक व्यापार हो या फिर पैतृक जो भी कार्य हो उसको संभालना पड़ता है, क्योंकि घर को चलाने के लिए किसी ना किसी को आगे आना ही पड़ता है। तो इसके वजह से उनके घर में क्या हुआ, कलह होने लगा, झगड़ा लड़ाई, थोड़ा बहुत बातचीत होने लगा ना, तरह तरह के लोग बोलने लगे। तो जब इनके पिता मर गए तो पैतृक संपत्ति संभालने की जिम्मेदारी किसको मिली? बालकृष्ण भट्ट को। इसके बाद पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। देखिए, अब कुछ जीवन में परेशानियां जो होती है वो आपको गिराने के लिए नहीं आती है, वो आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। और अक्सर हमने फिलोसफी या फिर कहें तो जीवनी जब पढ़ोगे तो उसमें पाया जाएगा कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, यदि दुनिया में अपना नाम किए हैं तो या तो उनके माँ बाप छोड़ गए होंगे, मर गए होंगे, या फिर उनका परिवार से आशय टूट गया होगा। तो कहा जाता है कि जैसे वृक्ष में भी देखोगे ना, तो जो वृक्ष स्टार्टिंग में ही टूट जाता है, उसे फिर टूटने का कोई भय वगैरह नहीं होता है, चाहे तूफान आने क्यों ना आए,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। इसलिए टूटना भी जरूरी है, लेकिन टूटने के बाद भी जीने की ख्वाहिश न मरे वो इंसान है। आपके अंदर कितना भी परेशानी आए, तकलीफें आए, दुख दर्द आए, आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वही बालकृष्ण भट्ट थे बेचारे, इनके पिताजी मर गए, फिर भी इनके घर की स्थिति इतना दयनीय हो गई कि सब लोग इनको डांटने लगे, बोलने लगे। लेकिन उन सबको, जितने भी कलह वगैरह हुआ करते थे, उन सबको जूझते हुए, झेलते हुए भी ये आगे बढ़े, ये डरे नहीं। और साहित्य के प्रति, साहित्य मतलब हिंदी लेखन, कहानीकार, निबंध वगैरह के प्रति ये क्या रहे, समर्पित रहे। अपना पूरा जीवन क्या कर दिया, इसके प्रति ही समर्पित कर दिया, दे दिया। और यदि आपको कहीं नाम करना है, इतिहास बनाना है आपको, तो किसी न किसी रूप में आपको क्या होना पड़ेगा, समर्पित होना ही होगा। जिसके प्रति आप समर्पित होंगे उसके लिए ही आपको जाना जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप अच्छे काम में समर्पित हो रहे हैं कि गंदे काम में हो रहे हैं। यदि अच्छे काम में होंगे तो अच्छे से लोग आपका नाम लेंगे। तो ये भी साहित्य के प्रति अपना पैतृक व्यापार छोड़ दिए, फिर भी साहित्य से नाता नहीं तोड़े। कौन? हाँ। इसके बाद कहता है कि रचनात्मक सक्रियता इसमें बोलता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। अब देखिए यहां पर पूछता है, टॉपिक आया है, इसको रंगा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ये कौन थे? ये हिंदी के जनक कहे जाते हैं। हिंदी के कोई कह दे कि पिता कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का मतलब पिता कहा जाता है हिंदी साहित्य की। प्रेरणा से, अब देखिए हर इंसान के जीवन में प्रेरणा मतलब होता है, जानते हो का? मोटिवेशन, मोटिवेट होके हर कोई इंसान जो होता है किसी ना किसी को देखकर ही सीखता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अच्छे लोगों के साथ संगति रखें। इससे क्या होगा कि अच्छे लोग को आप देखोगे, दिन रात देखते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपको मन में ये प्रश्न आएगा कि हम भी इनके जैसा बने। ठीक है, जैसे मान के चलो कि आप 10 गो मजदूर में खड़े हो आप, तो 11वां मजदूर की काउंटिंग नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप 11वां मजदूर वहां पर हो। और यदि आप 10 बिजनेसमैन के बीच में खड़े हो, तो कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद 11वां काउंटिंग जो होगा वो आपका होगा। तो डिपेंड करता है कि आप किसके साथ खड़े हो। जैसे शून्य होता है, जीरो का देखे होंगे आप लोग, शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन जिसके पीछे लग जाए ना उसका 10 गुना वैल्यू बढ़ा देता है। एक शून्य लगे तो उसका 10 गुना वैल्यू बढ़ा देता है। ठीक है, अब किसके साथ आप रह रहे हो वो मायने रखता है। ठीक है, तो वही ये बताते हैं कि किससे प्रेरणा लिए थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से हिंदी वर्धनी मतलब लेखन होता है, सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। ये पूछ देगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि कौन से पत्रिका इन्होंने संपादित किया था, तो 1877 में हिंदी प्रदीप नाम क्या था, ये पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सी साप्ताहिक पत्रिका जारी की गई थी, तो हिंदी प्रदीप कब से चालू हुआ था, 1877 से। किससे ये प्रेरणा लेकर चालू किए थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद ये मासिक पत्रिका जो था, इसे वे 33 वर्षों तक लगातार, 1-2 साल नहीं चला है, 33 वर्षों तक चलाते रहे। और इसमें नियमित रूप से मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, 33 वर्ष तक चलाए। और सामाजिक साहित्य देख सकते हैं यहाँ पर, सामाजिक साहित्य, नैतिक राजनीतिक विषयों पर भी निबंध लिखते रहे। ये ज्यादातर निबंध भी लिखा करते थे। किसके ऊपर लिखते थे, निबंध के ऊपर, मतलब साहित्य के ऊपर लिखते ही थे, नैतिक राजनीतिक विषयों पर। ये जो राजनीति लोग करते हैं, नेता वगैरह, उसमें अच्छे बुरे दोनों गुण होते हैं, तो उनके ऊपर भी निबंध लिखा करते थे। इसके बाद कहता है कि 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, और 1886 में ये पूछ देगा कि वेदों की नियुक्ति उन्होंने कब की थी, 1881 में। और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। कठोर आलोचना मतलब होता है निंदा करना, क्या करना, नीचा दिखाना। उसकी कुछ कमियां थी, उस कमियों को इन्होंने उजागर किया, बताया, दिखाया। अब इसके बाद कहता है कि जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित हुए। किंतु मतलब जीवन के अंतिम दिनों, मतलब इनका जीवन का अंतिम पड़ाव, यानी एक्सपायरी डेट लगभग आता है ना, सब इंसान हो चाहे प्रोडक्ट हो, कुछ का भी, ये दुनिया में जो सजीव है उन सब का एक्सपायरी डेट है। तो इनके जीवन के अंतिम दिनों में काशी से आमंत्रित आया था, और ये देने वाले श्याम सुंदर दास थे, इन्होंने इनको बुलाया था। किंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण पर अलग हो गए। बुलाया तो था लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं था। हर इंसान के अंदर कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ व्यवहार वगैरह होते हैं। यदि आप अच्छे व्यवहार रखेंगे किसी के साथ, तो मिनट क्या वर्षों लोग बिताने के लिए तैयार रहेंगे आपके साथ। और यदि व्यवहार अच्छा नहीं होगा, दिखावा के लिए होगा, तो कुछ क्षणों के लिए भी वो यदि आपके साथ ठहरे हैं तो अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस होती होगी। इसलिए आप अपने व्यवहार को अच्छा बनाकर रखें, क्योंकि अब आप 12th के बच्चे हुए, 12वीं के बच्चे हुए, अब लगले आप युवा अवस्था से पार होने वाले, प्रौढ़ अवस्था में जाएंगे, है ना। इसके बाद कह रहा है, तो इनका उग्र व्यवहार था, मतलब व्यवहार अच्छा नहीं था। इनकी रचना में भी आपका कुछ फेमस रचना है जिसको आपको याद रखना है। ऐसे हमने रजतित कर दिया, रंग दिया इसको। कह रहा कि उपन्यास में इन्होंने लिखा था रहस्य कथा।
दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान। ये एक रसखान भी पंक्ति लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बालकृष्ण भट्ट के अनुसार 12 क्लास में यदि देखा जाए तो 100 अजान 1 सुजान उपन्यास है, जिनको लिखने वाले थे कौन? बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद कह रहा है कि गुप्त वैरी, रसातल, यात्रा और उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये भी पूछ सकता है सद्भाव का अभाव किसका कृति है, किसके द्वारा लिखा गया है। इसके बाद नाटक भी लिखे इन्होंने, जिनका नाम था पद्मावती। एक फिल्म भी आया है इस पर, नारी के ऊपर, बहुत अच्छी फिल्म है, उसको देखना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। इसमें सती प्रथा के ज़्यादातर जिक्र किया जाता है, जिसमें पत्नियों को सोहर के मरने के बाद उसे दफनाया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, उसके प्रति लिखा गया। तो इससे पद्मावती लेखक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद कह रहा कि किरातार्जुनीय, वेणी, संहार, शिशुपाल वध और नल दमयंती या फिर दमयंती स्वयंवर। इसके बाद लिखा है शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता बनवास, पवित्र पंचम, पतित पंचम लिखा है। और इसके बाद लिखा है नादवध, कट्टर सुम की एक नकल, वृहदनला, इंडेश्वरी और भारत जननी, इंग्लैंडेश्वरी और भारत भूमि जननी। इसके बाद है भारतवर्ष और कली। इसके बाद है 2 दूरदेशी। इसके बाद है एक रोगी और एक वैद्य। ये उम्मीदतः पूछ सकता है आप से एग्जाम में कि एक रोगी एक वैद्य किसकी कृति है। और रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि इनकी कृतियां है। इसके बाद मेन पॉइंट यहाँ पर आता है कि प्रहसन जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, अचार विडंबन आदि। निबंध इन्होंने लगभग देखा जाए तो 1000 के आसपास निबंध लिखे हैं। ये एग्जाम में पूछ देता है कि बालकृष्ण भट्ट के कितने निबंध लिखे गए, तो आसपास के तौर पर लगभग देखा जाए तो 1000, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण हुए, फेमस। और इसके बाद कहता है कि जो भट्ट जी थे वो निबंध माला से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित किए। कौन? हाँ, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक हैं और वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। यानी भारतेंदु युग में जितने भी लोग राइटर थे उन सभी में से ये एक गिने चुने लोगों में से एक थे। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार भी रहे और निबंधकार भी, तथा हिंदी की आधुनिक आलोचनाओं के प्रवर्तकों में अग्रण्य हैं। मतलब बहुत से ये आलोचनात्मक कवि थे, किसी का आलोचना करते रहते थे। इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, जन्मधर्मी कताब और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। यानी अपने लेखन के प्रति इन्होंने एक नई साहित्य, नई धारा, नई नवीन दिशा भी इन्होंने अपने लेखन के प्रति दिया। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे, माने अकेले नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, मेघ प्रेमधन और राधा चरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे, जिन्होंने एक साहित्य में नई दिशा दी। किंतु यह एक सर्व समस्त स्थापित मान्य है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और दीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन एवं साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। यानी अपने आप को, ऐसे लोग तो थे ही साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक आजीवन इन्होंने अपना क्या किया, साहित्य के प्रति समर्पित रहे। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। यानी जो भारतेंदु युग था उस समय ये 2-3 गिने चुने लोग थे और उसमें से भी एक थे बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने अनवरत लेखन से भारतेंदु युग की एक रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना आदि, कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं। यानी साहित्य जो है केवल ये कल्पना किया जाए कि ये है और मनोरंजन किया जाए, उसकी वस्तु नहीं है। तो क्या है? अपितु लेकिन देखा जाए अपितु बल्कि वह जन समूह के चित्त यानी मनो के विकास का संवाहक है। यानी हर इंसान के चित्त यानी मन में क्या चल रहा है, क्या भावनाएं हैं, उनके विकास एक संवाहक, एक तरीका है। और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांग्मय उत्पादन और जो गहन लोक संपत्ति और उपजता और दिशा पाता है, यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य में बनती है और इसके भ्रष्ट अंगों में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरों से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिया, यानी एक नया रूप दिया और प्रवाह देने का कार्य किए, जिन्हें महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया। उससे भट्ट जी विशेष रूप से क्या थे? स्मरणीय थे, याद करने योग्य है। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। पूछ देगा कि बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो बालकृष्ण भट्ट क्या थे? गद्यकार थे, यानी गद्य लिखते थे।
अपनी अभिरुचि, मानसा और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार करने वाले लेखक पत्रकार भी थे। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी स्वदेशी और विदेशी, स्वदेशी मतलब अपने देश, विदेशी माने दूसरे का देश, यानी अलग देश, अपना देश से हटके, शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही क्या होता है, जागरूक गद्य लेखक की नियति थी, यानी नियम था। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक सुदृढ़ता, तेज और तेजस्वी ही उनकी वह अपनी विद्या है, जिसमें उनका अभी प्रयासपूर्ण स्वदेशियों यानी उनके उद्देश्यों, लेखक पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ यानी सुंदरता के साथ क्या हुआ है सामायिक समस्याओं, यानी जो समाज में समस्याएं हैं, सामायिक समस्या हैं, पर उन्होंने जमकर लिखा है, बहुत ज़्यादा लिखा है। बाल विवाह, जिससे में सामाजिक क्या कृतियां हैं, बाल विवाह, बहुत छोटे उम्र पर विवाह कर देना। उसके बाद स्त्री शिक्षा, स्त्री को शिक्षा करने से पहले भी रोका जा रहा है, और आज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो कृतियां आज भी समाज में फैली हुई हैं। महिला स्वतंत्र, महिला को स्वतंत्र किया जाए। राजा प्रजा, विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा उन्होंने। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनका संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिसन कहा है। पूछा जाएगा यहाँ पर, आपका ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बालकृष्ण भट्ट को एडिसन किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा था, इसे भी बोल देगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा का साहित्य के एडिसन, अंग्रेजी साहित्य के एडिसन इन्होंने कहा था। इसके बाद कह रहा कि ये जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं बातचीत, तो बातचीत में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में लिखा जा रहा है कि यहाँ प्रस्तुत जो बातचीत है, शीर्षक एक निबंध है। यहाँ पर पूछा जाएगा कि बातचीत क्या है, तो बातचीत एक ललित निबंध है। उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी भाषा, कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, उस सब बातों का जिक्र करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज की पुष्टि और प्रमाणित करता है। इसके बाद हम अब देखेंगे, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है पॉइंट, कहता है कि उनकी वास्तविक प्रतिभा यानी रूप का एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचना की है। कौन? बालकृष्ण भट्ट आलोचक का भी थे, आलोचना करते थे। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का एक जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। मतलब आधुनिक जो राइटर लोग हैं उनको ये आलोचित करते थे, निंदा करने के लिए एक जन्मदाता कहा जाए, ऐसा गलत नहीं होगा। धर्म और प्रदर्शन के सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने गतिशील आलोचना की नींव डाली थी। ये पंक्ति लिखा गया है रामविलास शर्मा जी के द्वारा। चलिए आगे अब चलते हैं पाठ पर।